हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो बायोसिस्टमेटिक्स का एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि बायोसिस्टमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, तो यहाँ मेनली एनिमल का बात करेंगे। तो उसको कई सारे स्टेप्स, कोई भी एनिमल को आइडेंटिफाई करना, उसको कैरेक्टराइज करना, बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू होके उसको हम लोग फाइनली उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं, उसको हम एक पहचान देते हैं। इसी को सिस्टमेटिक्स एक जो कि काफी एक लंबा प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक्स बोला जाता है। इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब मान लिया कोई भी एनिमल हम लोग को कोई भी नया स्पीसीज दिखा या डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला चीज जो करते हैं वो हम लोग करते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। मतलब उसके कैरेक्टर्स हम लोग नोटिस करते हैं, कैरेक्टर्स हम लोग नोट डाउन करते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, या फिर कुछ भी, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रेंग रहा है। ठीक है, फिर उसमें भी और पता लगाएं कि इसका और क्या कैरेक्टर्स है। तो ऐसा है, पूंछ है, पैर नहीं है, तो रेंग रहा है, तो एक पता चला ना कि हाँ वो रेप्टाइल्स में उसको रखा जाएगा। तो मतलब सारा कैरेक्टर्स को एक साथ पहले लिख लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं उसका कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं कि उन कैरेक्टर्स के आधार पे जो पहले हमारा जो जानकारी है, पहले जो नोन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उससे हम लोग मैच कराने का कोशिश करते हैं कि ये किन ऑर्गेनिज्म से ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, सबसे क्लोज किसके है, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसको कहाँ किस स्थान पे रखना सही रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ रेंग रहा है तो रेप्टाइल्स में है। ठीक है, और भी कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे तो उसके अंदर भी अलग क्लासेस में कहाँ रखा जाए। ठीक है, फिर और भी कैरेक्टर्स सिमिलर हम लोग पता लगाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे, तो हाँ कि इसको इस जीनस में रखेंगे, और इस तरीके से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको इससे जो क्लोजेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई करते हैं, हाँ उसको एक पार्टिकुलर टैक्सॉन में हम लोग रख दिए। ठीक है, और फोर्थ नंबर होता है कि क्लासिफाई भी कर दिया कि हाँ ये ठीक है, ये मान लिया कि मस्का, कोई अर्थोपोड का बात कर रहे हैं, तो मस्का जीनस में आ गया। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारा है, मक्खी जैसे मस्का डोमेस्टिका जानते हैं, एक हाउस फ्लाई को बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग नेम उसका करते हैं, नोमेनक्लेचर, एक जगह उसको देने के बाद, एक टैक्सॉन असाइन करने के बाद उसका हम लोग नाम रखते हैं। तो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले बहुत सारे स्टेप्स होता है क्या, तो उसका कैरेक्टर्स लिखना, उसको आइडेंटिफाई करना, कहाँ रखना उसको सही है, फिर क्लासिफाई करना, उसको एक पर्टिकुलर टैक्सॉन प्रोवाइड करना। ठीक है, अलग अलग लेवल पे होता है ना, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास वगैरह सारा, तो हर लेवल पे उसको टैक्सॉन प्रोवाइड करना, और सबसे लास्ट में उसको नेम देना। तो इतना चीज को, सब चीज को, सारे एक लंबे प्रोसेस क्या किस नेम से बोलते हैं, तो सिस्टमेटिक्स। तो दिस इज सिस्टमेटिक्स। तो हम लोग को पढ़ना ये है कि एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक्स, बायोसिस्टमेटिक्स क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरेटिकल बायोलॉजी का बात करें, ठीक है, थ्योरेटिकल बायोलॉजी इतना सारा एप्लीकेशन है, इसको आपको एक्सप्लेन करके आना है अपने लैंग्वेज में एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल बायोलॉजी का बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक्स अगर नहीं होता अच्छे से, हम क्लासिफिकेशन, नेमिंग और ये सारा चीज अगर ऑर्गेनिजम्स का नहीं होता, तो मतलब थ्योरेटिकल बायोलॉजी, बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का बेसिस है क्या, सिस्टमेटिक्स। इसके बिना उस बायोलॉजी का कोई आधार ही नहीं, उसमें स्टडी या रिसर्च ही नहीं हो सकता है। जैसे इकोलॉजी, उसका फाउंडेशन ये है। अब इकोलॉजी कैसे पढ़ेंगे जब हम लोग किसी भी एनिमल्स का, उसका पार्टिकुलर क्या प्लेस है, कहाँ किस फैमिली में, जीनस में कहाँ है, तो उसको हम लोग कैसे उसका निक स्पेसिफाई करेंगे, उसका क्या हैबिटेट है, क्या बिहेवियर है, कुछ हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे, और उसका इकोलॉजिकल रूल क्या है, किस तरीके से दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इकोलॉजी बहुत ज़्यादा, या इसके बिना अधूरा है। मतलब ये फाउंडेशन है इकोलॉजी के लिए, क्या सिस्टमेटिक्स, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को पहले से पता होता है। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं
कि हाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो लायन बोला तो लायन के बारे में सारा चीज़ हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि हाँ उसका हैबिटेट क्या है, उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, उसका ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, हर चीज़, उसका फीडिंग हैबिट क्या है, हर चीज़ पता है। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेट, उसका क्या इकोसिस्टम में रोल है, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वो अपना इकोलॉजिकल फंक्शन सब चीज़ समझते हैं। तो इकोलॉजी बिना सिस्टमेटिक्स के हो ही नहीं सकता है। और भी दूसरे चीज़ जैसे बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस, तो बिन जब तक हम ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, तो उसको इन सब साइंस में हम लोग आगे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल बायोलॉजी बायोलॉजी में ये सिस्टमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे ब्रांचेज में ये सिस्टमेटिक्स के बिना हो ही नहीं सकता है आगे पढ़ाई एंड रिसर्च। ठीक है, अब ये अप्लाइड बायोलॉजी एक ये एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड है, जैसे हम लोग खेती में हो गया, या फिर जैसे कहीं भी कोई भी पेस्ट है, मेनली फार्मिंग में परेशान कर रहा है हम लोग को, या इंसेक्ट है, ठीक है, वो फसल खराब कर रहा है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे तभी अप्रोप्रिएट हम उसका मेजर्स ले पाएंगे कि हाँ इसको किस तरीके से किल करें, या फिर कौन सा इंसेक्टिसाइड या मेडिसिन दे। जैसे हर इंसेक्टिसाइड हर पेस्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो वही इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ए स्पीसीज है, उसके बारे में हम लोग को नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो उसका स्पेसिफिक जो उसको किल करने वाला है वो इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी ऐसे इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये अप्लाइड बायोलॉजी में इसका रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेस्ट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे तभी तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब वही उसी से रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो भी बायोलॉजी के एप्लीकेशंस बेस्ड है ना, वहाँ पे सिस्टमेटिक्स जरूरी है। तो ये भी एक तरीके का अप्लाइड बायोलॉजी है क्या, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। देखिए एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में कैसे, जैसे कि हम लोग बहुत सारा जो होता है कि जैसे फॉरेस्ट में बात करें ट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर में कोई क्रॉप हो गया, ठीक है, तो ट्री एंड क्रॉप्स हमेशा ही किसी न किसी डिजीज से या किसी न किसी पेस्ट से अफेक्टेड होता है। ठीक है, कोई माइक्रोब्स हो गया, पैथोजन, वो खराब कर रहा है, लीफ को खराब कर रहा है कुछ भी, या कोई बड़ा इंसेक्ट या रोडेंट्स हो गया वो क्रॉप को खराब कर रहा है, तो वो उसको हम अप्रोप्रिएट मेजर लेने के लिए यहाँ पे क्या होगा, उसके बारे में पता होना जरूरी है कि हाँ ये चूहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज रैट है, वो फसल खराब कर रहा है, तो रैट का फीडिंग हैबिट क्या है, बिहेवियर क्या है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि रैट को किल करने के लिए खेत में हम लोग कुछ बेट देते हैं, ठीक है ना, और उसके लालच में उसमें हम लोग वो उसके लालच में आता है और उसमें हम लोग पेस्टिसाइड मिला देते हैं, उसको किल कर देते हैं। ठीक है, और भी जैसे कोई इंसेक्ट है, वो पत्ता खा रहा है, किसी तरीके से फसल को बर्बाद कर रहा है, तो उसके बारे में जब तक अच्छे से पता नहीं होगा हम लोग अप्रोप्रिएट मेजर नहीं ले पाएंगे। तो फॉरेस्ट्री में, ये एग्रीकल्चर का बात हो गया, वैसे ही फॉरेस्ट्री में लार्ज ट्रीज को भी बहुत सारे इंसेक्ट्स खराब करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैथोजेंस खराब करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, तो वहाँ पे भी बिना प्रॉपर नॉलेज हुए बिना हम लोग कुछ उसको बचा नहीं पाएंगे, क्योर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आपको समझना है और वहाँ एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत तरीके का पेस्ट पाया जाता है, जैसे क्रॉप्स में बहुत सारा ऐसा इंसेक्ट्स रहता है जो पत्ता खाता है, ठीक है, लीव्स खा जाता है, ठीक है, लीव्स में छोड़ छोड़ बहुत सारा रहता है जो रात को खाएगा नाइट में, और दिन में देखोगे फसल में जाके तो कोई इंसेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कोई नहीं दिखेगा, रात को खाता है दिन में छुप जाता है। बहुत सारा ऐसा बीटल्स रहता है जो पेड़ में छेद करके उसको उसमें रहता है, उसको खराब करता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा इंसेक्ट्स है जो प्लांट्स का जूस सैप पी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एफिड्स, छोटा छोटा इंसेक्ट रहता है। ये सब तो बहुत सारा ये है, कुछ एग्जांपल के साथ आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब वही चीज है कि ये कोई भी इंसेक्ट हो या बड़ा एनिमल हो, कुछ भी, या माइक्रोब हो, सबको कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सके, उसी के अप्रोप्रिएट हम लोग केमिकल यूज कर सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर वही बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्ट को या फिर पैथोजन को, किसी भी चीज को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने वाला एजेंट भी क्या है, कोई दूसरा लाइफ है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब कि पहले से कोई है जो हमारे लिए अनडिजरेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट था,
ठीक है, इंसेक्ट, ये अनडिजिरेबल है। अब इसको खत्म करने वाला भी दूसरा ऑर्गेनिज्म ही होगा, ठीक है, दूसरा कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, वो उसको खत्म करेगा। तो ये यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने वाला क्या है, केमिकल है क्या, नहीं, बायोलॉजिकल है, लाइफ है, लिविंग फॉर्म है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस फैल गया था, प्रिकली पेयर्ड कैक्टस, ठीक है। इसका क्या था, कैसे फैल गया था कि एक तो ये पेयर शेप का इसमें फ्रूट बनता है, कैक्टस का स्पीसीज, और वो फ्रूट काफी हर्बीवोर जो जानवर होते हैं, बकरी ये सब, भेड़ ये सबको अच्छा लगता था, तो उसको खाता था और जगह जगह जाके उसका सीड फैलाता था और तेजी से फैलता था, और उसको हटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, और ये इतना ज्यादा फैल गया था कि एकदम हार्मफुल हो गया था, सारा वेजिटेशन को खत्म कर देता था, स्पेस, न्यूट्रिशन, सॉइल को सारा न्यूट्रिशन यही लेता था, दूसरे और किसी चीज को ग्रो नहीं करने देता था, मतलब ये हार्मफुल होने लगा था, नाक में दम कर दिया था, ठीक है। अब ये किसी केमिकल के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे कि अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो अगर अप्रोप्रिएट हो, सुटेबल हो, हम लोग सही इंफॉर्मेशन हम लोग को पता हो, तो इससे बेटर कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये काफी कॉस्ट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है। कैसे, कि इसका जो पैथोजन है, सॉरी प्रेडेटर है, नेचुरल प्रेडेटर है, वो एक मॉथ था, ठीक है। अब ये मॉथ जो है ना, वो ये कैक्टस को खाता था। अब ये जब पता चला, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते करते जब ये मॉस इंट्रोड्यूस कराया गया इस कैक्टस में, तो ये तुरंत कंट्रोल कर लिया काफी जल्दी समय में, और इतना समय से केमिकल्स अलग अलग यूज किया जा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये मॉस सबको खा गया और फिर कैक्टस का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन है, ये मॉथ है, ठीक है। ये अनडिजिरेबल प्लांट जो कैक्टस था उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने वाला कौन था, तो एक एनिमल है, इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हमेशा ही क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल और बहुत ही इफेक्टिव। लेकिन एक शर्त है कि वो सही यूज किया जाए, सही इंफॉर्मेशन हो। अगर मान लिया कुछ और दूसरा चीज अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम लोग छोड़ रहे हैं, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं होने वाला था। तो अगर सही हम लोग पता लगा, सही इंफॉर्मेशन हो, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी कब पॉसिबल होगा, जब हम लोग कैक्टस के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसका सिस्टमेटिक्स, उसका क्या टैक्सॉन है, उसका क्या निक है, इकोलॉजिकल, हर चीज अच्छे से पता होगा, ठीक है। और उसका जो प्रेडेटर है उसके बारे में हम लोग को पता होगा, इसका नेचुरल प्रेडेटर कौन है, या नेचुरल पैथोजन, या कुछ भी जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सिस्टमेटिक्स बहुत ही जरूरी है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, बिना सिस्टमेटिक्स के हम लोग ये कर ही नहीं सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गैम्बूजिया मछली। अब ये जो मछली है गैम्बूजिया, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है, मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो लार्वा को। अब इससे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि बहुत जगह क्या होता है कि ये मॉस्किटो लार्वा जो है बहुत सारा डिजीज फैला, मॉस्किटो में डेवलप होगा, और मॉस्किटो बहुत सारा डिजीज फैला रहा होता है। तो क्यों ना हम लोग लार्वा को ही खत्म कर दे, तो वो डिजीज को भी रोका जा सकता है इनडायरेक्टली, मॉस्किटो ही नहीं बनेगा। तो ये लार्वा कहाँ पाया जाता है मॉस्किटो का, वाटर बॉडीज में, कहीं स्टेगनेंट वाटर है, नाला, गड्ढा, ये सब में पानी वानी जमा रहता है, तालाब वाला में, ऐसा स्थिर पानी में, जल में। तो वहां पे अगर इस मछली को इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ये मछली उस लार्वा को खा जाता है, उसका नेचुरल फूड है। तो ये क्या कर रहा है, ये उसको लार्वा के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगा, और इनडायरेक्टली डिजीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये गैम्बूसिया मछली यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। तो इसी यही एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ। इसमें वही चीज हम लोग को लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सारा मेजर्स, बहुत सारा स्टेप्स लिया जाता है, जिसमें सिस्टमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे हम लोग को नहीं पता होगा कि गैम्बूजिया मछली का क्या है, फीडिंग हैबिट्स है क्या, किस तरीके से रहता है, किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसको क्या पसंद है, उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट, तो हम लोग उसको नहीं इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, हम लोग को कभी पता नहीं चलता, कुछ भी रैंडमली तो कर नहीं सकते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में यहाँ तक कि बहुत, जहाँ मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए आसपास की जगह में, तालाब ये सब में, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में इस मछली को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बहुत सारे शहर में। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है, कंट्रोल कर रहे हैं इसके थ्रू। तो इसमें भी सिस्टमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अब क्वारंटाइन है, तो ये भी सिमिलर चीज है, कि सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम लोग को नॉलेज होना चाहिए उसके
सारे जैसे फीडिंग हैबिट हो गया या उसका पैथोजन क्या है, या कि वो उसको कौन डिजीज कॉज करता है या वो किसको डिजीज कॉज करता है, हर चीज़ अगर नॉलेज होगा तो हम लोग उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ कर पाएंगे इन्वायरमेंट के लिए, या उससे बच पाएंगे, या जिस तरीके से हम लोग को नीड होगा। अब क्वारंटाइन में क्या लिखना है कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हम लोग इतना वायरस कोविड-19 जो है, इससे हम लोग गुजर चुके हैं इस फेज से, ठीक है, कितना लोग इसके कारण कितना सफ़र किए, कितनों का डेथ हुआ, ठीक है। तो अब इसके बारे में इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते काफ़ी टाइम लग गया, तब आखिर हम लोग फिर ट्राई करते करते वैक्सीन बना। क्या होता अगर इसके बारे में एक ये नया वायरस नहीं होता, हम लोग को इसके बारे में सब कुछ पहले से पता होता, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टमेटिक्स का, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझे जाने, इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म और इसके हर चीज़ को स्टडी किए, रिसर्च किए, कैसे ये है, कैसे डिजीज कॉज करता है। तो ये तो सिस्टमेटिक्स है ना, उसके बारे में हर चीज़ डिटेल जानना, ठीक है, उसको नोमेनक्लेचर किए, फाइनली हर चीज़ जान के फिर हम लोग उसके बारे में कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसके डिजीज कॉजिंग मैकेनिज्म को रोकना है, तब हम लोग वैक्सीन तक पहुंचे। तो अगर हम लोग को पहले से पता होता तो काफ़ी जल्दी हो जाता, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे क्या किया जाता है, ऐसे फैलता कैसे है, बहुत सारी डिजीज जैसे बर्ड से फैलता है, फ्लू होता है, बहुत सारा डिजीज कॉलेरा होता है जो वेजिटेशन ये सब शिप से ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब फूड मटेरियल वो सब से भी फैलता है। तो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया जाता है एयरपोर्ट्स पे, एरोड्रोम्स पे। तो ऐसा क्यों कराया जाता है कि जो भी अगर मान लिया एक्सीडेंटली कोई भी पैथोजन अगर किसी देश से या कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, तो वहीं का वहीं खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट में, ताकि वो आगे फर्दर फैल ना सके। अब देखो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में क्या एक्सप्लेन करना है। अब ये भी सिमिलरली है, कोई भी एनिमल है, कोई भी जैसे नेचुरल नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, तो वहाँ वो काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या जिसका बहुत ही एक दो बहुत ही कम, ठीक है ना, जिसको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है, वैसा कोई स्पीसीज है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में उस पर ध्यान दिया जाता है, उस पर सब चीज़ ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग को हर एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ पता रहता है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ताकि उससे उसका डेथ हो जाए और वो लास्ट इंडिविजुअल्स भी ख़त्म हो जाए। तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल नॉलेज होता है, वहाँ के जो केयर टेकर्स होते हैं, ठीक है, जूलॉजिस्ट वहाँ होते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में कैसे इसी तरीके से रोल रहेगा, हर चीज़ नहीं पता रहेगा तो उसका हम लोग देखभाल नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से हम लोग कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ताकि उसका पॉपुलेशन अच्छे से बढ़ सके, वो हेल्दी रह सके, ठीक है, उसको वापस से सेफ जोन में लाया जा सके, ठीक है। तो इसका काफ़ी बड़ा रोल है सिस्टमेटिक्स का। अब मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें बहुत जगह क्या होता है कि माइनिंग ये सब एरियाज में ये फॉसिल्स के थ्रू, अब फॉसिल्स किसका होता है, प्लांट या एनिमल्स का, तो फॉसिल्स के अकॉर्डिंग मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना पुराना हो सकता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग ये सब मेथड से, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि ये फॉसिल्स किस स्पीसीज का है, क्या रहा होगा उस पर स्टडी करके, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अभी सबसे क्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। ये सब आप सोचोगे तो आप बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि एकदम फिक्स यही चीज लिखना है, एन नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकता है। इसको बस आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे सिस्टमेटिक्स किसी भी एनिमल का जरूरी है अलग अलग चीज को कैटर करने में। अब वाटर पोल्यूशन एक सबसे बड़ा भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, पीने का पानी स्वच्छ जल बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया में तो गंगा नदी है, गंगा नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है, यमुना नदी है, दिल्ली के किनारे यमुना नदी बहता है, ठीक है। तो ये सारा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पोल्यूटेड हो जा रहा है इंडस्ट्रीज के कारण, केमिकल इफ्लुएंस के कारण, एकदम झाग बन रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, वहाँ के एनिमल्स मर रहे हैं, आसपास के जानवर उसमें पानी नहीं पी पा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ कौन सा स्पीसीज रह रहा था, उसके कारण इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब चीज़ अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, या पोल्यूशन किस तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, वो हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैट उसको समझना और उसको उसके लिए कोई मेजर ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो हर स्पीशीज का अपना रोल होता है। फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम खुद प्यूरिफाई करने में कैपेबल होता है। अब उसको उसकी कैपेसिटी से, सेल्फ प्यूरिफाइंग के कैपेसिटी से हम लोग ज़्यादा पॉल्यूट करने लगते तब वो पॉल्यूशन की ओर जाने लगता है और वो फिर यूट्रोफिकेशन होके वो खत्म होने लगता है, पूरा वाटर बॉडी बर्बाद हो जाता है। तो कौन कौन सा स्पीसीज, किस तरीके का स्पीसीज वहाँ रह रहा है, कौन से दूसरे स्पीसीज उस पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी सिस्टमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और सॉइल फर्टिलिटी, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म आप सब जानते होंगे कि अर्थ फॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अब बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कुछ एनल सबसे अच्छा तो ये अर्थ फॉर्म जो एनेलिडा है, एनेलिडा ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक। ये पोरस बनाता है सॉइल को, ठीक है। वहाँ उससे क्या होता है कि एरेशन बढ़ता है, और एरेशन बढ़ेगा तो रूट को अच्छे से एयर मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा, ठीक है। और वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो इंक्रीज करते हैं। तो ये सब भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकें और मैनेज कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। तो ये सारा, ये बहुत ही ब्रॉड, इतना सारा पॉइंट, इसको एक एक दो दो एक एक एग्जांपल लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि हम जो बताए यही एग्जांपल लिखना है, आपके दिमाग में जो आए लिख सकते हैं। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।